बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी का हमारा टॉपिक है नमोनिया। इसमें लोबार नमोनिया, ब्रोंको नमोनिया, इंटरस्टिशियल नमोनिया में अभी पिछले क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे इनकी कॉजेज भी देख लें, कैरेक्टरिस्टिक्स पे। नेक्स्ट हमारा था क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया। इसमें क्या होता है, टियोलॉजी अननोन होती है, स्पूटम और ब्लड कल्चर नेगेटिव होते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं ग्लूकोकार्टिकाइड को, लेकिन इसमें रिस्पॉन्ड ये किसको नहीं करते, एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते। फॉर्मली हम इससे पहले क्या कहते होते थे, हम इसे कहते होते थे ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया। नॉन इन्फेक्शियस नमोनिया कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें इन्फेक्शन भी नहीं होता है, फिर भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स और सराउंडिंग स्ट्रक्चर की। उसके बाद है एस्पिरेशन नमोनिया। एस्पिरेशन नमोनिया होता है ओरोफेरेंजियल या गैस्ट्रिक कंटेंट का इसमें चले जाना, लंग्स में चला जाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाना, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो जाना, उसे कहते हैं इस एस्पिरेशन नमोनिया। इसके बाद क्या होता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है। रिस्क फैक्टर इसमें क्या कैसे होते हैं, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस में क्या होता है, डिक्रीज कफ रिफ्लेक्स या ग्लॉटिक फ्लोयर डिक्रीज होता है। जब ग्लॉटिक फ्लोयर डिक्रीज होता है या कफ रिफ्लेक्स कम होता है, तो ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस या गैस्ट्रिक सिक्रीशंस वो ट्रैके में जाना शुरू हो जाती है और वहां पे कफ भी प्रोड्यूस नहीं होती है। उस पेशेंट को पता ही नहीं चलता, उस पर्सन को पता ही नहीं चलता कि उसमें सेक्रीशंस या उसमें गैस्ट्रिक कंटेंट्स इंटर हो रहे हैं। देन वो तब बाहर आते हैं जब उसमें वो पूरा पल्मोनरी इन्फेक्शन कर देते हैं। उसके बाद डिस्फेजिया, जिस पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि स्ट्रोक के पेशेंट में हो सकता है। इन्वेसिव ट्यूब्स और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स जिस पेशेंट में पास की हुई है, उसमें मोस्ट रिस्क होता है एस्पिरेशन निमोनिया का। Present day after aspiration event is dependent lung segment, यानी कि होता क्या है कि एस्पिरेशन जाके कहाँ होती है, डिपेंडेंट जो लंग सेगमेंट होता है ना, वहां पे चली जाती है। वो मोर लाइकली कहाँ पे जाती है, राइट लोअर लोब में जाती है। इफ सिटिंग अप, अगर बैठे हुए हो तो राइट लोअर लोब में जाती है। राइट अपर लोब में जाती है इफ लाइंग डाउन ड्यू टू ब्रोंकियल एनेटमी। अगर लेटे हुए जाए तो वो राइट अपर लोब में जाएगी। अगर वो बैठे हुए या जैसे खड़े हुए वो एस्पिरेशन हो रही है तो वो राइट लोअर लोब में जाएगी। उसके बाद एस्पिरेशन केमिकल न्यूमोनाइटिस प्रेजेंट आवर्स आफ्टर द एस्पिरेशन इवेंट, यानी कि ये कब होती है, जब एस्पिरेशन इवेंट हो चुका होता है उसके आवर्स के बाद होती है। ये किस लिए होती है, जब गैस्ट्रिक एसिड या फिर कोई ऐसा केमिकल हो, गैस्ट्रिक एसिड के मीडिएट इन्फ्लेमेशन। इसमें जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं मोस्ट लाइकली वही केमिकल या एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस करते हैं, एस्पिरेशन के आवर्स बाद होती है और इसमें गैस्ट्रिक एसिड मीडिएट इन्फ्लेमेशन होती है। प्रेजेंट विद इन्फिल्ट्रेट, इन्फिल्ट्रेशन के में इन्फिल्ट्रेट कहाँ पे आते हैं, लोअर लोब में आते हैं और रिजॉल्व विद सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बार नमूनिया। इसको याद रखें, सीआर और जीआर से याद रखें। सीआर में कंजेशन, उसके बाद रेड हेपेटाइजेशन, देन जीआर ग्रे हेपेटाइजेशन, उसके बाद रेजोल्यूशन। अब कंजेशन में ड्यूरिंग में क्या होता है कि ये नॉर्मल लंग्स के एक देख लें कि ये हेल्दी एल्वेलस है और इसमें ये मैक्रोफेजेस हैं, ये कैरियर डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है। उसके बाद पहले 1 to 2 days में कंजेशन होती है। कंजेशन में क्या होता है, फाइंडिंग्स में क्या मिलती है, रेड पार्शियल कंसोलिडेशन ऑफ पैरेन्काइमा एक्सुडेट विद मोस्टली बैक्टीरिया। इसमें एक्सुडेट मिलना शुरू हो जाता है मोस्टली जिसमें बैक्टीरिया होते हैं। और क्या होता है, इसमें पार्शियल कंसोलिडेशन हो जाती है लंग पैरेन्काइमा की और रेड पर्पल होता है। अब यहाँ पे ये देखें, जो हेल्दी एल्वेलस था उसके साथ कैसे स्टार्ट हो गया और यहाँ पे ये देखें ये बैक्टीरिया आ गए सारे, ये जो ब्लूइश कलर के बैक्टीरिया ये मैक्रोफेजेस हैं। यहाँ पे एक्सुडेट फॉर्मेशन स्टार्ट होगी और एक्सुडेट फॉर्मेशन स्टार्ट होगी और ये यहाँ पे कंजेशन हो जाती है, ठीक है। रेड हेपेटाइजेशन 3 to 4 days में होती है। इसमें क्या होता है, रेड ब्राउन कंसोलिडेशन होती है। एक्सुडेट में क्या चीज आ जाती है, पहले सिर्फ एक्सुडेट आया था मोस्टली बैक्टीरिया के साथ, अब एक्सुडेट में फाइब्रिन आ जाते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं और ये रिवर्सिबल स्टेज होती है। यानी कि ये स्टेज है, यहाँ पे ये देखें एलुलस हेल्दी एलुलस सेल्स डिस्टर्ब हुए हैं, यहाँ पे ये एक्सुडेट और इसके साथ आरबीसी आके बाइंड होना शुरू हो गए, ये डब्ल्यूबीसी भी आ गए हैं, आरबीसी भी आ गए हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया भी हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, ये फाइब्रिन भी आ गया। तो इसको क्या कहते हैं, ये रेड हेपेटाइजेशन हो गई है। उसके बाद ग्रे हेपेटाइजेशन 5 to 7 days में होती है, यूनिफॉर्मली ग्रे होती है। एक्सुडेट फुल इसमें किससे से होता है, डब्ल्यूबीसी, लाइज, आरबीसी और फाइब्रिन से। अब यहाँ पे क्या चीज होती है, यहाँ पे लाइज आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और फाइब्रिन होते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रे होता है। और यहाँ पे ये देखिए, आरबीसी लाइज हो जाते हैं और ग्रेश फॉर्म में चले जाते हैं, ये एक्सुडेट होता है और यहाँ पे ये चीज, ये क्या है, ये मैक्रोफेजेस हैं और ये फाइब्रिन यहाँ पे आ जाती है और ये डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं। ये यूनिफॉर्मली ग्रे होते हैं, 5 to 7 days में बनते हैं। एक्सुडेट फुल होता है डब्ल्यूबीसी से, लाइज आरबीसी और फाइब्रिन से। उसके बाद रेजोल्यूशन है 8 plus days में होती है। इसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ एक्सुडेट बाय द मैक्रोफेजेस से होती है। यहाँ पे ये देखिए कि जो मैक्रोफेजेस थे वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं एक्सुडेट को। ये देखिए यहाँ पे सारा एक्सुडेट खत्म हो गया है और पीछे फाइब्रिन भी ब्रेक हो गई है, तो ये एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाती है, सॉरी एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाती है एक्सुडेट की मैक्रोफेजेस के थ्रू और रेजोल्यूशन होती है इसमें। तो ये देखिए नॉर्मल है। फिर उसके बाद कंजेशन है, कंजेशन में हमें क्या नजर आता है, रेड पर्पल पार्शियल कंसोलिडेशन नजर आती है, एक्सुडेट आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक्सुडेट में फाइब्रिन और डब्ल्यूबीसी आरबीसी आ जाते हैं। देन ग्रे हेपेटाइजेशन में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी फुल हो जाते हैं और लाइज आरबीसी आ जाते हैं।
उसके बाद रेजोल्यूशन में एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है एक्सुडेट की मैक्रोफेजेस के थ्रू। लंग एब्सेस क्या है? लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस विद इन द पैरेन्काइमा, यानी कि ये देखिए पैरेन्काइमा के अंदर ही लंग एक प्लूरल फिजन है वो जो लंग पैरेन्काइमा के बाहर प्लूरल कैविटी में बनती है। लंग एब्सेस क्या है कि फ्लूइड ही होता है, एब्सेस होती है और ये लंग पैरेन्काइमा के अंदर बनती है। लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस विद इन पैरेन्काइमा में होती है। काज बाय एस्पिरेशन ऑफ ओरोफेरिंजियल कंटेंट, अगर ओरोफेरिंजियल कंटेंट्स को एस्पिरेट किया जाए तो उसके बाद होती है स्पेशली इन द पेशेंट विद ड्यू टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जो पेशेंट कॉन्शियस नहीं होते मोस्ट कॉमनली उनमें होती है। अल्कोहल ओवर यूज एपिलेप्सी में, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन की जरूरत में हो सकती है जब कैंसर हो। उसके बाद एयर फ्लूइड लेवल सीन ऑन द चेस्ट एक्सरे, हमें चेस्ट एक्सरे पे क्या नजर आएंगे? एयर फ्लूइड लेवल्स नजर आएंगे और प्रेजेंस सजेस्ट द कैविटेशन, जिसे हमें पता चलेगा कि कैविटेशन है। ड्यू टू एनारोब्स, एनारोब्स इसमें कौन से होते हैं? बैक्टीरियाइड्स, फिजोबैक्टीरियम, पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस होते हैं। लंग एब्सेस सेकेंडरी टू द एस्पिरेशन इज मोस्ट लाइकली फाउंड इन द राइट लंग। अब हमने पीछे भी देखा था, यहाँ हम पढ़ रहे थे एस्पिरेशन का कि कहाँ पे चली जाती है? राइट लोअर लोब में जाती है, राइट अपर लोब में। हमें ये पता चल रहा है कि एस्पिरेशन में कौन सा लंग मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व होता है? राइट लंग इन्वॉल्व होता है। तो मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी टू द एस्पिरेशन हमें एब्सेस कहाँ पे नजर आती है? राइट लंग में नजर आती है। लोकेशन डिपेंड करती है पेशेंट की पोजीशन क्या है। अगर अपराइट पोजीशन है तो देन राइट लोअर लोब इन्वॉल्व होगा। अगर रिकम्बेंट है यानी कि वो लेटा हुआ है तो राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर लोब या राइट मिडल लोब इन्वॉल्व हो सकता है। उसके बाद लंग कैंसर में मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैंसर मोर्टेलिटी यूएसए में किस चीज की है? यूएस में लंग कैंसर है, इससे है। इसमें एज प्रेजेंटेशन क्या होती है? 60 इयर्स की एज में प्रेजेंट करता है ये। की रिस्क फैक्टर इसमें आते हैं, सिगरेट स्मोकिंग सबसे पहले है, उसके बाद रेडान है, देन एस्बेस्टॉस है। ये हम देख रहे थे कि अगर एनवायरमेंटल फैक्टर उसने मेंशन कर दिए हैं तो जो मेंशन किया उसी लिहाज से कार्सिनोमा डिसाइड हो जाएगा। अगर उसने मेंशन नहीं किया, कोई भी उसने ना स्मोकिंग की हिस्ट्री मेंशन की है ना उसने एनवायरमेंटल एक्सपोजर की हिस्ट्री मेंशन की है तो देन रेडॉन होगा। अगर उसने स्मोकिंग मेंशन कर दिया और रेडॉन को कंपेयर करें तो पहले स्मोकिंग आएगा, देन रेडॉन है, उसके बाद एस्बेस्टॉस आएगा। अगर तीनों चीजें साथ में कंपैरिजन में है तो स्मोकिंग मोस्ट कॉमन है। अगर उसने रेडॉन और एस्बेस्टॉस को मेंशन किया है तो देन रेडॉन मोस्ट कॉमन है, प्रेफर करेंगे हम जो रिस्क फैक्टर में। सिगरेट स्मोकिंग कंटेन ओवर द 60 कार्सिनोजेनिक्स होते हैं। इसमें 85% लंग कैंसर करें स्मोकर्स में होता है। इसमें क्या क्या चीज होती है 60 कार्सिनोजेनिक में? देखेंगे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड आर्सेनिक पार्टिकुलरली म्यूटाजेनिक, यानी कि आर्सेनिक होता है और क्या चीज होती है? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। कैंसर रिस्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ स्मोकिंग, यानी कि इस बात पर डिपेंड करता है कैंसर का रिस्क की ड्यूरेशन कितनी देर से वो सिगरेट पी रहा है और कितने सिगरेट पी रहा है। इसको हम पैक ईयर से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद रेडॉन, रेडॉन इज फाउंड बाय द रेडियोएक्टिव डिले ऑफ यूरेनियम। रेडॉन आता है कहाँ से? यूरेनियम के रेडियोएक्टिव डिले से आता है विच इज प्रेजेंट इन सॉइल, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। एक्यूमुलेट इन द क्लोज स्पेसेस सच एज बेसमेंट्स, यानी कि बेसमेंट्स का वर्ड जिस क्वेश्चन में आ जाएगी उसने कहा कि क्लोज स्पेस है, वहां पे कोई पेशेंट, वहां पे कोई वर्कर गया है कुछ भी करने और या उसने मेंशन किया हो कि सॉइल में क्लोज स्पेस है और उसके डिगे के लिए वो गया है, उसको डिगे के लिए वो गया है, तो वहाँ पे क्या होगा? डिके ऑफ यूरेनियम हो रहा होगा जिसकी वजह से वहाँ रेडियन प्रोड्यूस होगी। रिस्पांसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपोजर टू द आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है। सेकंड मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट लंग कार्सिनोमा इन द यूएस, यूएस में उसने मेंशन किया। ये वैसे भी हम क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो उसमें यही होता है, हमने रफी के पॉइंट में पढ़ लिया है कि सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट काज है लंग कार्सिनोमा की वो रेडान है। इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज आल्सो सीन इन यूरेनियम माइनस, जो खासकर यूरेनियम माइनस में वर्क करते हैं उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है लंग कैंसर का। एनवायरमेंटल एक्सपोजर इंक्लूड asbestos, coal fuel stoves and metals, arsenic, chromium और निकल, यानी कि एनवायरमेंटल बाकी टॉक्सिन जो लंग कैंसर करवा सकते हैं उसमें एस्बेस्टॉस है, कोल फ्यूल स्टोव्स है और मेटल्स है। प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आर नॉन स्पेसिफिक, इसमें नॉन स्पेसिफिक होते हैं कफ, हेमोप्टिसिस, डिस्निया, वेट लॉस एंड पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया। उसके बाद सिम्टम्स कौन से आते हैं? पेशेंट प्रेजेंट विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं किसमें? कफ, स्पूटम, कफ, हेमोप्टिसिस, डिस्निया, वेट लॉस, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया हो जाता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट को बार बार निमोनिया हो रहा है, कफ है, हेमोप्टिसिस है, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या है कि इमेजिंग यूजुअली रिवील ऑन अ लार्ज स्पेकुलेटेड मैस, इसमें हमें इमेजिंग में क्या नजर आता है? लार्ज स्पेकुलेटेड मैस ओवर सॉलिटरी नोड्यूल कॉइन लीजन भी हमें नजर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, या तो हमें ये या तो लार्ज स्पेकुलेटेड मैस नजर आ रहा होगा यूं करके, सॉरी, लार्ज स्पेकुलेटेड मैस होगा या फिर एक सॉलिटरी नोड्यूल होगा कॉइन शेप में, ठीक है। और बायोप्सी नेसेसरी होगी डायग्नोसिस के लिए। benign lesion may also produce coin lesion especially in the younger patient, अगर उसने यंगर पेशेंट मेंशन किया हो या उसने 30 ईयर पेशेंट मेंशन किया और उसने नड्यूल दी हुई हो, कॉइन लीजन दिया हो, देन इट मोस्ट लाइकली ये क्या हो सकता है? बिलाइन लीजन भी हो सकता है। एग्जांपल जिसमें ग्रैनुलोमा ऑफन ड्यू टू टीबी फंगस
स्पेशली हिस्टोप्लाज्मा इन द मिडवेस्ट में हिस्टोप्लाज्मा की वजह से भी हो सकता है टीबी और फंगस। हिस्टोप्लाज्मा जो है वो फंगल इन्फेक्शन है। इसमें ग्रैनुलोमा बनता है। जो बिनाइन लीजन में क्या की चीज आ जाती है, ग्रैनुलोमा है। उसके बाद दूसरा बिनाइन लीजन कौन सा, ब्रोंकियल हेमाटोमा। ब्रोंकियल हेमाटोमा क्या है, बिनाइन ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ लंग टिश्यू एंड कार्टिलेज ऑफन कैल्सिफाइड ऑन द इमेजिंग। यानी कि बिनाइन हेमाटोमा ये है कि बेनाइन ट्यूमर है लंग टिश्यू के, और उसमें कार्टिलेज और कैल्सिफाइड भी हमें नजर आ रहा होता है। उसके बाद लंग कैंसर की दो कैटेगरीज हैं मेजर क्लासिकली, इसमें स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा और नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा 50% होता है, यूजुअली नॉट एमिनेबल टू द सर्जिकल सेक्शन। अब स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा ऐसा कार्सिनोमा है जिसके हम सर्जिकल सेक्शन नहीं कर सकते, उसकी सिर्फ ट्रीटमेंट हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से करते हैं। जबकि नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा क्या चीज है, 85% होता है और यूजुअली एमिनेबल टू होता है सर्जरी, हम इसकी सर्जरी सर्जिकल सेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है मेजर सब टाइप्स इंक्लूडिंग एडिनोकार्सिनोमा। इसमें एडिनोकार्सिनोमा 50% होता है, सब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा 30% होता है, और लार्ज सेल न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा 5% होता है। उसके बाद कार्सिनॉइड ट्यूमर भी इसी में आता है। अब टीएनएम स्टेजिंग ट्यूमर है, टी से क्या चीज होती है, साइज एंड लोकल एक्सटेंशन ऑफ ट्यूमर शो होती है। यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर वेन केवा लीड्स टू द डिस्टेंडेड नेक वेन्स विद एडिमा एंड ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ आर्म्स एंड फेस, इसे सुपीरियर वेन केवा सिंड्रोम कहते हैं। अगर यानी कि लंग की एपिस की ट्यूमर है, उसने क्या किया, स्पिरो वेना के ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से हेड और नेक की वेन्स इनगॉस्ट हो जाएंगी और एडिमा हो जाएगा। और जब हेड और नेक की वेन्स इनगॉस्ट हो रही है, ब्लड फ्लो स्पिरो वेना के में नहीं आ रहा ब्लड वहां से वेन से, तो ब्लड डिस्कलेशन हो जाएगी फेस और आर्म्स की, इसे हम कहते हैं स्पिरो वेना के सिंड्रोम। अगर इसकी वजह से रिकरेंट लेंजियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो हॉर्सनेस हो जाएगी, अगर फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस हो जाएगी। अगर सिंपैथेटिक चेन इसमें लंग ट्यूमर ने सिंपैथेटिक चेन को इन्वॉल्वमेंट कर दिया, तो सिंपैथेटिक चेन के इन्वॉल्वमेंट में पेशेंट को हर्नर सिंड्रोम होती है। हर्नर सिंड्रोम में क्या चीज होती है, ऑसिस से याद रखें कि टॉसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस होता है। उसके बाद अगर ब्रेकियल प्लेक्सस के इन्वॉल्वमेंट होते हैं, शोल्डर पेन और हैंड वीकनेस के साथ प्रेजेंट करता है, इज सीन विद द एपिकल ट्यूमर। ये सारे सिम्टम्स कब आते हैं, एपिकल ट्यूमर के साथ आते हैं। इन्वॉल्व द स्पीरियर सर्कस, अगर स्पीरियर सर्कस इन्वॉल्व होता है हम इसे कहते हैं पैनकॉस ट्यूमर। उसके बाद है एन सेपरेट सेपरेट टू द रीजनल लिम्फ नोड। रीजनल लिम्फ नोड की सेपरेट को हम कहते हैं कि ये एन से शो करते हैं। हाइलर और मीडियल एक्सटर्नल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होती है कि एम इज अ यूनिक साइट ऑफ द डिस्टेंट मेटास्टेसिस इन द एड्रेनल ग्लैंड। यानी कि किसी डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गई है, लेट्स सपोज लंग्स की, कहाँ पे चली गई, एड्रेनल ग्लैंड में चली गई है। इसमें सर्वाइवल 5 to 10% होता है। लंग कार्सिनोमा प्रेजेंट करता है, लेट प्रेजेंट करता है। इसमें स्क्रीनिंग लो डोज सीटी रिकमेंडेड होता है फॉर द पेशेंट लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो हम लो डोज सीटी के लिए रिकमेंड करते हैं। टेस्टिंग फॉर ड्राइवर म्यूटेशंस गाइडेड सिस्टमिक थेरेपी इन द एडवांस डिजीज। EGFR म्यूटेशन हो सकती है, AKL ट्रांसलोकेशन हो सकती है, में भी प्रेजेंट, किस में हो सकती है प्रेजेंट, एडिनोकार्सिनोमा में। EGFR स्पेशली कॉमन होती है एशियन फीमेल में। उसके बाद टेस्टिंग फॉर PDLI एक्सप्रेशन गाइड्स इम्यूनोथेरेपी एडवांस डिजीज होती है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो बात इंपॉर्टेंट थी कि वो एक तो ये ट्यूमर वाली, ये वाली स्पिरोवेना सिंड्रोम, हार्टर सिंड्रोम और पेनकॉस ट्यूमर, ये वाला पॉइंट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें यहाँ पे स्मॉल सेल नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, और ये कॉइन लीजन किसके साथ कब प्रेजेंट करता है ये, और इसके फीचर्स से आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात, ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है लंग कार्सिनोमा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें खासकर जो इसके न्यूरो एंडोक्राइन आ जाते हैं, मतलब इसके पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम आ जाती है इसके साथ एसोसिएशन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सेंसिटिव भी बहुत आते हैं। स्मॉल सेल कार्सिनोमा जिसे हम ऑड सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, सेल सेंटर में होती है इसकी लोकेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक है, अनडिफरेंशिएटेड होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, वेरी एग्रेसिव है। इस एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव ने क्या मतलब ये है कि ये स्प्रेड इजीली हो जाता है। इसके बाद मेक काज न्यूरोलॉजिकल पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, और ये न्यूरोलॉजिकल पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम काज करते हैं। उसके साथ लैम्बर्ट सिंड्रोम, पैरान्यूप्लास्टिक माइलाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, सब एक्यूट सेरिबेलर डिजनरेशन, और एंडोक्राइन पैरान्यूप्लास्टिक में कुशिंग सिंड्रोम और एसआईएडीएच है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसने कुशिंग सिंड्रोम के साथ उसने लंग कार्सिनोमा मेंशन किया हुआ था, तो हम तब ये इसमें लंग के उसने मेंशन की हुई थी सिम्टम्स, तो तब हमने इसमें कैरी करना होता है, इसको कैच करना होता है कि इसने स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। अब इसमें लैम्बर्ट सिंड्रोम क्या होती है कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैल्शियम चैनल होती है प्री सिनेप्टिक में, इसे लैम्बर्ट सिंड्रोम कहते हैं। और बाकी इसमें जो कुशिंग है उसमें ऐसे के डीएच यानी कि एडीएच प्रोड्यूस कर रही होती है लंग ट्यूमर, और क्या प्रोड्यूस कर रही होती है कुशिंग ट्यूमर में, वो एसीडीएच प्रोड्यूस कर सकती है, कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर सकती है। इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से करते हैं। न्यूप्लाज्म इसमें होता क्या है, हिस्टोलॉजी में ये न्यूप्लाज्म है न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का, तो इसमें कुल कुल चिप स्काई सेल्स होते हैं, कुल
कुलचित स्काई सॉरी कुलचित स्काई सेल्स होते हैं वो स्मॉल डार्क ब्लू सेल्स होते हैं, हम इसे कहते हैं कुलचित स्काई सेल। सॉरी जैसे मुझे प्रोनाउंस करने मुझसे ऐसे ही हो रहा है। कुलचित स्काई सेल जो हैं ये स्मॉल ब्लू डार्क ब्लू सेल्स होते हैं, इसमें क्रोमोग्रेनिन ए पॉजिटिव होता है, न्यूरो स्पेसिफिक एनोलिस भी पॉजिटिव होता है और सैनेप्टोफाइसिन भी पॉजिटिव होता है। ऐसे ये कि हम इसकी वेबसाइट लें, उसकी हिस्टोलॉजी देखें और उसकी हिस्टोलॉजी पे सॉरी स्टेन्स लगाएं और उसके डिफरेंट इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री करें, तो हमें ये उसमें हिस्टोलॉजी पे कुलचित स्काई सेल्स हमें नजर आएंगे जो स्मॉल ब्लू डार्क सेल्स हैं, और क्रोमोग्रेनिन ए पॉजिटिव होगा, स्पेसिफिक न्यूरॉन स्पेसिफिक एनालिस पॉजिटिव होगा, सिनेप्टोफाइसिन पॉजिटिव होगा। अब जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में एडिनोकार्सिनोमा कहाँ पे होता है? पेरिफेरल में होता है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर कौन सी होती है? यहाँ पे हम थे एडिनोकार्सिनोमा में। एडिनोकार्सिनोमा पेरिफेरल होता है और ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर है। मोस्ट कॉमन सब टाइप है उन लोगों में जो स्मोक नहीं करते, और मोर कॉमन एक इसमें होता है, फीमेल्स में होता है। इसमें एक्टिवेटेड म्यूटेशन जो होती है केरास ईजीएफआर की होती है, एक एल की होती है। एसोसिएट किसके साथ करता है? हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी या क्लबिंग के साथ ये एसोसिएट करता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये इसकी सब टाइप होती है, ब्रोंकियोलर सब टाइप है जो जिसे हम कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा इन सिटू है। और चेस्ट एक्सरे में हमें हैजी इन्फिल्ट्रेट सिमिलर टू द निमोनिया नजर आते हैं, लेकिन इसकी बेटर प्रोग्नोसिस होती है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी म्यूटेशन याद रखने की, इसमें म्यूटेशन होती है, एक्टिवेशन म्यूटेशन होती है, केरास की म्यूटेशन होती है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी लंग ट्यूमर है इसमें। और इसमें जो पैटर्न होता है वो ग्लैंडुलर पैटर्न होता है, ऑफन स्टेन्स म्यूसन पॉजिटिव होते हैं। स्टेन्स तो इसमें म्यूसन पॉजिटिव होते हैं। ब्रोंकियोलर सब टाइप्स में ग्रोज अलोंग द एल्वुलर सेप्टा। इसमें क्या ब्रोंकियोलर सब टाइप में क्या चीज होती है? जो ग्रो होते हैं एल्वुलर सेप्टा जो है वो ग्रोथ वहां पे होती है, और इसमें अपेरेंट थिकनिंग ऑफ एल्वुलर वॉल्स की थिकनिंग आती है, क्योंकि जो दैट्स व्हाट क्यों अगर एल्वुलर वॉल है तो यहाँ पे जो ब्रोंकियोलर सब टाइप है उसमें एल्वुलर सेप्टा की वो होती है, ग्रोथ होती है, और इसलिए हमें थिकनिंग ऑफ एल्वुलर वॉल्स नजर आती है। टाल कोलमनर सेल्स कंटेनिंग म्यूकस इसमें इसकी हिस्टोलॉजी में हमें नजर आते हैं। उसके बाद है स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। स्क्विमस सेल कार्सिनोमा हाइलर में ऐसा है, इसमें राइजिंग होता है ब्रोंकस से कैविटेशन सिगरेट्स और हाइपरकैल्सीमिया के साथ होता है कि इसमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है? पैराथायराइड रिलेटेड प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही होती है जो कि हाइपर कैल्सीमिया काज करती है। दूसरी इसके काजल में क्या है? सिगरेट से, और इसमें हमें क्या नजर आता है? कैविटेशन से नजर आती है। हाइलर में ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसमें कैराटिन पर्ल्स होते हैं, इंट्रासेलुलर ब्रिजेस, और इंट्रासेलुलर ब्रिजेस यानी कि डेस्मोसोम्स में होते हैं। तो ये सेंट्रल होता है, इसके क्वेश्चन में सेंट्रल होगा। हाइलर मैस कैविटेशन उसने मेंशन की होगी, सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री मेंशन की होगी, साथ में पैराथायराइड रिलेटेड प्रोटीन का मेंशन किया होगा, या इसका मेंशन नहीं किया होगा तो उसने क्या हाइपर कैल्सीमिया का लाजमी मेंशन किया होगा। जब उसने ये चीजें मेंशन की होगी तो देन वी आर श्योर अबाउट कि ये स्क्विमस सेल कार्सिनोमा है। लार्ज सेल कार्सिनोमा पेट्रोल होता है, हाईली एनाप्लास्टिक डिफरेंशिएटिंग ट्यूमर है, अनडिफरेंशिएटिंग ट्यूमर है। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इसकी टोबैको स्मोकिंग के साथ आती है। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये एचसीजी प्रोड्यूस करता है जो गायनोकेमिस्ट्री काज करता है। अब उसने पेशेंट मेंशन किया होगा, उसने मेंशन किया हुआ है कि एक पेशेंट है उसकी 20 ईयर से स्मोकिंग की हिस्ट्री है, और उसको गायनोकेमेस्ट्रिया हो गया है साथ में, और साथ में उसको वेट लॉस की हिस्ट्री है, उसको सिम्टम्स आ गए, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। देन वी आर हम उसकी अगर हिस्टोलॉजी करवाएं तो प्लियोमॉर्फिक जायंट सेल्स हमें मिलते हैं, और पेरिफेरल लंग इन्वॉल्व है, तो मोस्ट लाइकली क्या होगा? लार्ज सेल कार्सिनोमा होगा। उसके बाद है
ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर सेंट्रल और पेरिफेरल। जो ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर होती है वो सेंट्रल या पेरिफेरल दोनों हो सकती है। इसमें एक्सीलेंट इसमें क्या होता है, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होती है, मेटास्टेसिस रेयर होती है, सिम्टम्स ड्यू टू मैस इफेक्ट होता है, ब्रीजिंग। कार्सिनोइड सिंड्रोम अगर हो तो उसमें फ्लशिंग और डायरिया की हिस्ट्री होगी। नेस्ट ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स होता है, इसमें क्रोमोग्रेनिन ए पॉजिटिव होता है। उसके बाद है पैनकॉस ट्यूमर। पैनकॉस ट्यूमर में क्या होता है, आल्सो कॉल्ड इसे स्पिरियस सेल्कस ट्यूमर भी कहते हैं। कार्सिनोमा कहाँ पे होती है, एट द एपेक्स ऑफ लंग्स पे होते हैं। मे कॉज पैनकॉस सिंड्रोम बाय इन्वेडिंग द कंप्रेसिंग द लोकल स्ट्रक्चर। असल में पैनकॉस ट्यूमर क्या है, एपेक्स ऑफ लंग की ट्यूमर होती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करती है। जब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करती है तो वहां पे ये क्या करती है, डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। अब इसमें देखें कि लोको रीजनल स्ट्रक्चर्स में काज एरे ऑफ फाइंडिंग्स होती हैं, जिसमें रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इन्वॉल्व हो तो हॉर्सनेस होती है। अगर स्टीलेट गैंग्लियन इन्वॉल्व हो तो हॉर्नर सिंड्रोम हो जाती है, स्टीलेटल टॉसिस मेयोसिस एंड हाइड्रोसिस। स्पिरो वेना केवा इन्वॉल्व हो तो स्पिरो वेना केवा सिंड्रोम हो सकती है। ब्रेकियोसेफेलिक पेन में ब्रेकियोसेफेलिक सिंड्रोम, यूनिलेटरल सिम्टम्स आते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस इन्वॉल्व हो तो शोल्डर पेन, सेंसरी मोटर डेफिसिट होता है, ट्रॉफी ऑफ द इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड होती है। और इसमें फ्रेनिक नर्व है, हेमिडायफ्राम पैरालिसिस है। इसमें हेमिडायफ्राम पैरालिसिस में हेमिडायफ्राम एलिवेशन और चेस्ट एक्सरे होती है। थैंक यू सो मच। रेस्पिरेटरी सिस्टम की पैथोलॉजी खत्म हो गई है। एनी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।